नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम आपसे मिलिए में। इससे पहले कि हम बातचीत आरंभ करें, एक छोटा सा हम परिचय बता दें कि आप पेशे से चिकित्सक हैं। साथ ही साथ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के भांति समाज के तमाम गतिविधियों में बड़े शिद्दत से जुड़ते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं और तमाम कार्यों को बड़े जिम्मेदारियों से और ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। तो आप हैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। स्वागत है सर स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने बारे में एक विस्तार से परिचय दें, फिर आगे की बात करते हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, पेशे से मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और यही स्वामी विवेकानंद राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूं। आपका जन्म कहाँ हुआ जी, कैसे आप पले बढ़े, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और किस तरीके से इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं? जी, मेरी पैदाइश भदोही जनपद, जो कि उस समय वाराणसी में जनपद में ही हुआ करता था, अभी तो भदोही जनपद अलग हो गया। जी। उसके एक सुरियावा करके ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, वहाँ पे मेरा जो है जन्म हुआ था। मेरे पिताजी सुरेश कुमार गुप्ता जी और माताजी सुशीला देवी जी। मेरा बाल्यकाल वहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई मैंने की है। 1 से 5 तक मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है। 6 से मैंने 8 तक वहीं के सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल, जो गांव में होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट लिखते जो भी हैं, जी जी। उन वहाँ से हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से 8 तक पास आउट करने के बाद 9th में सेवा सदन इंटर कॉलेज मोड़ वाराणसी से मैंने किया 10th। उसके बाद मैंने 12th की जो है अपनी जो एजुकेशन जो किया वो श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज भदोही से पास आउट करने के बाद फिर मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन की। CPMT के थ्रू मेरा एडमिशन BHMS में, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो होम्योपैथिक विधा की स्नातक का वो कोर्स है, इसमें मेरा एडमिशन 1997 में ये स्टेट KG के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुरादाबाद के लिए मेरा चयन हुआ, जहाँ से मैं 5 साल कोर्स करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप करके मैंने अपनी वहाँ से शिक्षा दीक्षा मतलब कंप्लीट की। उसके करने के बाद मैं बनारस में आया और बनारस में मैंने अपना चिकित्सकीय कार्य जो है शुरू किया प्राइवेट में। इसी बीच में मैं राजकीय सेवा में जाने की मेरी प्रेरणा भी अंदर से थी, एक उत्कंठा भी थी, एक चाहत भी थी। जी जी। उसकी वजह से और लोगों को उस माध्यम से सेवा करने की एक चाहत वाकई बहुत ज़्यादा थी। और मेरे उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये कि मेरे जो अभिभावक हैं, मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मैं राजकीय सेवा में जाऊँ। जी जी। ये मेरे लिए ज़्यादा एक मायने रखता था, तो मैंने उसके लिए प्रयास किया और 2011 में मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हुआ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पे। मेरा प्रथम जो है वो नियुक्ति हुई वो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय लालगंज मिर्ज़ापुर में हुआ, जहां मैंने 6 साल अपना जो है चिकित्सकीय कार्य किया और वहां से मैं स्थानांतरित होकर 2007 में जुलाई में आया हूं आपके राजकीय जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय भेलूपुर वाराणसी, जो कि स्वामी विवेकानंद अस्पताल के परिसर में स्थित है। जी, कुल मिला के कहा जाए तो आप अपने माता पिता, अभिभावक, परिजन और एक स्वयं की भी जो एक ड्रीम जॉब थी, संभवतः आप पाने में सक्षम हुए। जी जी जी। एक तरह से आपको राजकीय सेवा में जाना था और चिकित्सक बनना था। बिल्कुल। तो आपको ये चिकित्सक बनने की प्रेरणा कहाँ से आई? कैसे आपने डॉक्टर बनना ही सोचा? आप इंजीनियर क्यों नहीं बन गए, दूसरे विधा में क्यों नहीं गए? जी जी, मैं इसमें व्यक्तिगत ये कहना चाहूँगा, मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ, दूसरा एक व्यवसायिक परिवार से हूँ। जी तो हमारे घर में पढ़ने निकले का कभी कोई ऐसा कोई स्कोप था ही नहीं, जी जी। क्योंकि वो हम 5th में 6th में है तब तक दुकान पे बैठने लगो और बिजनेस करने लगो, एक कॉमन सा हमारे यहाँ ट्रेंड चला रहा है। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरे बच्चों में से 1 या 2 बच्चे, कम से कम 4 बच्चे, 4 भाई हम लोग हैं, ये क्या 2 बच्चे कम से कम एक अच्छा जो है पढ़ लिख के और कहीं और अच्छी सी जॉब करें और एक हमारे परिवार में ये भी एक जो एक सपना है कि हमारे परिवार में एक पढ़े लिखे का भी है और इस तरीके का भी एक सामाजिक हमारा इस तरीके का स्तर भी बने, उसमें हो। मुझे उनकी वो बात अंदर तक जो जमती थी। दूसरी बात कि पढ़ना है, तो मुझे क्या था कि दुकान पे वो बैठने तक भी नहीं दे। मैं दुकान पे आके बैठना चाहूँ तो कह, अरे जाओ तुम जाओ पढ़ो, कहें आके यार और लोग है ना जाओ। तो मैं मतलब एक कभी खाली में भी जाता था तो मुझे भगा दिया जाता था, नहीं जाओ तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए वो ज़्यादा जरूरी है। एक तो ये होगा पढ़ने की, कहाँ से हमको वो लगी कि उन्होंने ये कहा क्यों आपको करना चाहिए, तो मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली। दूसरी बात चिकित्सक बनने का, उस समय बड़ा एक क्रेज था कि वो मेढक को देखना और लोग उसको डिसेक्शन कर रहे हैं हाई स्कूल में जब देखा तो एक बड़ा क्रेज आता था कि ऐसा भी कुछ होता है और चिकित्सकीय कार्य करना। क्योंकि एक डॉक्टर के यहाँ गए, लोग
मतलब मैं अपने चाचा जी पिताजी के साथ एक चिकित्सक के यहाँ गया, लोग कितना शिद्दत से उसके सामने झुक के सलाम करना और इतना इज्जत करना, डॉक्टर साहब कह के, मतलब एक उस शख्सियत को देख के लगा कि इसके आगे तो सारे वो डीएम एसडीएम भी फेल है। कि मतलब प्रेम से सम्मान देना निश्चित रूप से। और आपकी बात सुनना और आपके लिए वो करना, और वो आपके लिए एक भगवान का दूसरे रूप की तरह आपके साथ कार्य कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके ठीक कर रहे बीमारी जी। है। तो वो मुझे वहां से प्रेरणा मिली, क्यों ना, कि जब मुझे बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, पहले तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तीसरी जब बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो चिकित्सक के पेशे में इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्यों ना मैं चिकित्सकीय कार्य वाले में ही पेशे में आऊँ, और उसी मैं पेशे के लिए उसी को जो मेरे अंदर उत्कंठा जगी, उसी के लिए मैंने सीपीएमटी की तैयारी की, सीपीएमटी की तैयारी के थ्रू ही मैं इसमें चयनित हुआ। क्या बात है, मतलब सेवा की भावना आपको एक तरह से घुट्टी में मिल गई जी। और उसको आपने पी लिया और उसको आत्मसात करके आप इस विधा में आगे बढ़े और आज तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमें लगता है अपने इस जनपद में, वाराणसी में लगभग तमाम ऐसे अवसर हैं, कार्य हैं, और जिन अवसरों पर आपकी महती भूमिका रही है। अभी हालांकि हम लोग कोविड काल से जूझ रहे हैं, एक तरह से पूर्णतः निजात तो नहीं मिला है, लेकिन हम सबके लिए ये शुभ संकेत है कि काफी हद तक मामला अभी नियंत्रित है। बिल्कुल। हाल ही में अप्रैल में हम लोगों ने जो लहर देखा था और जिस तरह की भयावह स्थिति थी, उस दौरान भी आपने जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर तमाम कार्यालयों में आना जाना, लोगों तक अपने पैथ की दवा पहुंचाना, उनको सही सजेशन देना, जहां तक आपके हिस्से का कार्य था आपने बखूबी अंजाम दिया। कोरोना काल में भी लगातार आज भी आप लगे हुए हैं और आप सोशल मीडिया पर भी हाईली एक्टिव रहते हैं, और तमाम कोई भी अवसर हो, कोई जयंती हो, किसी भी चीज़ के बारे में, तो लोगों तक एक सही पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने में देखते हैं कि आप तन्मयता से जुड़े रहते हैं। तो इन सब के पीछे आपको कैसे प्रेरणा मिलती है कि भाई हम अपना जो दैनंदिन आपका कार्य है, आपका एक ऑफिस ड्यूटी है, आपको पेशेंट देखना है, उसके साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज को भी पूरा शिद्दत से करना, ये सब कैसे कर पाते हैं? जी, सर्वप्रथम श्रोताओं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक पेशे से चिकित्सक हूँ, लेकिन उसके पहले इसी समाज का मैं एक प्राणी हूँ। निश्चित, मैं किसी का भाई भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पड़ोसी भी हूँ, और इसी समाज के लिए मैं बहुत कुछ हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि आपको एक ही आदमी में, एक ही व्यक्तित्व में कई आपको रोल निभाने पड़ते हैं, जगह जगह स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से। निश्चित रूप से। पहली बात। दूसरी बात, आपकी व्यक्तित्व की यही खासियत होनी चाहिए, आप मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं केवल चिकित्सकीय कार्य के प्रति ही पूरी तरीके डेडिकेटेड रहूं और मुझे देश दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, मुझे उसकी कोई खबर नहीं है, तो मैं कहीं अपने व्यक्तित्व के साथ, अपने समाज के साथ मैं कहीं ना कहीं सही से रूप दिखाना चाहिए, जो मुझे अपना सहयोग करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे अंदर यही रहती है कि मैं कितना अपना कोशिश करता हूँ 100% देने का, अलग अलग माध्यमों से। ठीक है, आज की डेट में क्या, चिकित्सक का 2 कार्य है। चिकित्सक का पहला, अगर मैं चिकित्सक की कार्य से ही चलूँ तो चिकित्सक का 2 कार्य है। पहला कार्य है कि मरीजों की सेवा करना, मरीजों को उस बीमारी से निजात दिलाना। दूसरा कार्य कि लोग बीमार ही ना हो, समाज में ये संदेश दीजिए, ये व्यवस्था कराइए कि लोग बीमार ही ना हो, और जब बीमार ही नहीं होंगे तो वो फिर आपके पास उतना आएंगे नहीं। तो ये 2 कार्य होते हैं। तो जो पहला वाला कार्य, जो बीमार ना हो, उसके लिए क्या होता है, जन जागरण, जन चेतना, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए कई तरीके की आज की डेट में माध्यम है। पहला माध्यम है कि हम कैंप लगा के, दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से, तीसरा आप जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, या समाचार पत्र है और मीडिया है, इनके माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं, जिससे कि लोगों तक उस बीमारी के बारे में, या वो कैसे जिए, कि अपनी दिनचर्या को कैसे कर ले कि जिससे वो बीमारी ना हो। निश्चित रूप से ये मैं इस पे जो है ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, इसीलिए प्रयासरत रहता हूँ। आपका यह कहना 100% जायज है कि हम बीमार ही ना हो, जी, बीमारी के कारण को समाज से मिटा दें, और निश्चित रूप से हमारा पूरा समाज स्वस्थ हो जाएगा। और सही मायने में एक चिकित्सक होने के नाते चिकित्सा का जो मूलभूत उद्देश्य है कि बीमार लोगों की सेवा करना, उनको स्वस्थ रखना, तो बीमार ही नहीं होने दें। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब थोड़ा सा हम आपके बारे में, जैसा कि जो कुछ भी मुझे ज्ञात है, पिछले 2 वर्ष पहले की अगर बात करें तो हमने जिस रूप में आपको देखा था और आज जिस रूप में देख रहे हैं, आप स्वयं फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हैं, स्वयं स्वस्थ भी हैं, दूसरों को स्वस्थ भी रखते हैं। और इस तरीके से आप कैसे अपने रूटीन को मेंटेन करते हैं कि आप अपने को फिट रखते हैं, परिवार को फिट रखते हैं, समाज को फिट रखते हैं और जन जागरूकता तो फैलाते ही हैं।
तो इसके पीछे कहाँ से कौन सी प्रेरणा है और कैसे आप इन सब चीज को मैनेज करते हैं ताकि कुछ ऐसा गुड रहस्य हो कि हमारे श्रोता सुने तो वो भी अपने जीवन में इसको आत्मसात करें। बहुत अच्छी आपने बात छेड़ी है जो हरिन जी। मेन तो देखिए क्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हिट इंडिया का जो फॉर्मूला दिया, कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत रहा। दूसरा क्या हुआ कि मैं एक चिकित्सक होते हुए भी उस समय जिसे कहते हैं मोटापे से ग्रसित था और अपनी एक दिनचर्या को जो जिस तरीके से मैं भली बात परफॉर्म कर सकता था 100% और पूरी पावर के साथ, वैसा नहीं कर पाता था। और धीरे धीरे मेरे अंदर भी बीमारियों के घर होना शुरू हो गया और मैं एक चिकित्सक होते जानता था कि ये बीमारियों का बहुत बड़ा घर आज की डेट में मोटापा है। तो जब ये एक मुहिम जगह उनकी भी और दूसरा हमें भी कोरोना काल में जब हर कोई स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक हुआ तो हमारे जैसा चिकित्सक अगर जागरूक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने क्या किया कि इस कोरोना काल को एक अपने लिए जिसे कहते हैं सुअवसर में बदला अपने फिटनेस के लिए। तो मैं वहां पे अब श्रोताओं में बताऊं अपना एक और कि मैं उस समय 99 kg का हुआ करता था, 99 kg का, और चलना फिरना मेरे लिए दूभर था। आज मैं 74 किलो का मैं हूँ। तो एक कहीं न कहीं और यही कोरोना काल को मैंने सुअवसर में इसको तब्दील किया। तो इसके लिए क्या है, देखिए पहली बात तो आपको अपने अंदर ये जगाना पड़ेगा कि कटिबद्ध होना पड़ेगा, आपको एक अंदर से जगना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। संकल्प कैसे संकल्प चाहिए और कैसे मैनेज करना। लोग कहते हैं समय नहीं है। अरे सुबह मुझे भी, मेरे साथ भी है कि मुझे सुबह अपने बच्चों का परिवार को देखना है, मैडम को भी ड्यूटी जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे भी अपनी ड्यूटी जाना है, प्लस किसी के कार्य करने हैं, फिर उसके बाद ऑफिस के बहुत से काम है, फिर पेशेंट के लगातार दिन भर। लेकिन उसमें से भी जगह बना के कैसे मैनेज होता है, अगर आप चाहेंगे तो सारे मैनेजमेंट होते हैं, बस आपके चाहने की देर है। सुबह बस जल्दी थोड़ा उठिए, रात में जल्दी सोइए, 10 बजे तक कोशिश करिए हर हाल में। आप हर तरीके की मीडिया टीवी सब छोड़ छाड़ के, मोबाइल छोड़ छाड़ के 10 बजे तक आप सो जाइए और सुबह आप जल्दी उठ जाइए। और उसके अलावा आप क्या करिए कि वॉक करिए और साइकिलिंग बहुत एक अच्छी चीज़ है जो हम लोग भूल चुके। साइकिलिंग, वॉक और योग, ये 3 का आप अपने जीवन में आत्मसात करिए और एक बहुत अच्छा माध्यम है जिनके साथ आप फिट हो सकते हैं। उसके अलावा भोजन संयमित करें। आपको क्या खाना है ये आप डिसाइड करेंगे, क्या आप खाएंगे ये आप डिसाइड करेंगे। आप संयमित भोजन करिए, संयमित जीवन जिए और सबसे बड़ी बात, कोशिश करिए दिन भर में एक बार बेवकूफ बन के हंस के देखिए, खुल के हंस के देखिए। एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि लगे कि आज मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं दुनिया का, और यही सोच के खूब दिल से हंसिए। जब आप इस तरीके से हंसेंगे ना तो आपके अंदर से निगेटिविटी निकलेगी और जो पॉजिटिविटी अंदर से आएगी, क्योंकि बिना सकारात्मकता के ओढ़े हुए, बिना उसके ओढ़े बिछाए और उसको आपको जिए हुए कभी भी आप अपनी जीवन की नैया को सकारात्मक रूप से पार नहीं लगा सकते। निश्चित रूप से जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी आपकी मैसेज है। आप संयमित दिनचर्या अपनाएं और संतुलित आहार लें और दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। चलते चलते हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश देना चाहें तो आज दे सकते हैं हमारे माध्यम से। जी, अब एक बहुत बढ़िया माध्यम मिला हमको आकाशवाणी के इस मंच से। मैं बस लोगों को एक ही बात करना चाहूँगा कि इस व्यक्तित्व को आप अपने निखारिए और समाज के प्रति जो आपकी निष्ठा है, लगन है, उसको आप जागरूक करिए, अपने आप को जगाइए और एक लाइन को बार बार गुनगुनाइएगा जीवन में। आप बिल्कुल सानंदित रहेंगे और आपका परिवार, आपका समाज भी सानंदित रहेगा। बस एक ही लाइन है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। महलों में हो तेरे बोलों की मस्ती, गलियों में हो तेरे गीतों की बस्ती। महलों में हो तेरे बोलों की मस्ती, गलियों में हो तेरे गीतों की बस्ती। क्या राजा क्या प्रजा, क्या राजा क्या प्रजा, क्या बूढ़ा क्या बच्चा, क्या बूढ़ा क्या बच्चा, सारे इंसानों की है एक तेरी हस्ती। निकले तेरी आवाज जो भी छेड़े सा, जीवन की धुन बन जा फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
आज हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल गुप्ता समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।